हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची एंड वेलकम टू माय क्लास। सो हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड व्हाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड वन इज हु डिसाइड द रूल, राइट, बेस्ट फॉर आवर सोसाइटी। मतलब ये हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था। अब मैं नए क्लास में मैं लेके आई हूँ सीलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सीलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछला हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, और कौन जो है हमारे रूल्स को बनाता है या डिसाइड करता है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सीलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका पहला फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर इज अ रिटर्न एंड अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो बहुत लंबा है, लेंथीएस्ट है, ठीक है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर ओरिजिनली जो है क्या, ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। मतलब हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, ये हमारे पास थे। अब हमारे पास कितने हैं? 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। क्यों ये मैंने बोला कि है और यहाँ पे मैंने बोला थे? क्योंकि जो है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि कहीं ना कहीं से ऑब्वियस बात है बॉरो किया गया है, ठीक है, और हर दिन जो है कुछ ना कोई नई नई चीजें इसमें ऐड होती रहती है, नए नए आर्टिकल्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। इसके वजह से ये क्या है, लेंथीएस्ट होता जाता है। पहले 395 आर्टिकल्स थे, अब जो हमारे पास 448 आर्टिकल्स है। पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स है। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, ठीक है। सेकेंडली अब ये देखो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो है 7 आर्टिकल्स है, ठीक है। चाइना के पास है 138 आर्टिकल्स, जापान के पास है 103 एंड कनाडा के पास है 107 आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब अब ये देखो इन कंट्रीज के पास इतने कम आर्टिकल्स है, ठीक है। सिर्फ हमारी कंट्री के पास, सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इतने ज्यादा आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है, सिर्फ हमारी। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पहला फीचर हो गया। सेकेंड फीचर क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फीचर है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सिंगल बुक है, जिसका जो हम कहते हैं सीक्रेट बुक ऑफ द कंट्री, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड फीचर जो है वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को डिक्लेयर क्या किया है, कि इंडिया जो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और इसके अंदर इंटीग्रिटी भी है, ठीक है। मतलब ठीक है। उसके बाद जो ये वर्ड है सोशलिस्ट और जो सेक्युलर है, वर्ड एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट व्हिच वाज पास्ड इन 1976। यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें जो हमारे जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो है, ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1976 में इसके अंदर पास किए थे, इसके अंदर किए गए थे, ठीक है, डाले गए थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई, ये सब चीज है, ठीक है। लेकिन सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, इन वर्ड्स के मतलब क्या है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है सोवरेन। सोवरेन मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सोवरेन मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है हक है, आपके पास राइट है, आप फ्रीली हैं, आप फ्रीली कुछ भी जो है कर सकते हैं, आपके पास जो है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहले आप एक काम करिए, ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, इससे पहले आप इसका एक बार यहाँ से एक पिक्चर ले लीजिए, ताकि मैं अगर यहाँ पे बोर्ड में रब करूँ तो मैं कुछ लिख सकूं, जो भी है, ठीक है। पहले आप इतना जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सोवरेन। ठीक है, सोवरेन मीन्स क्या होता है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, मैंने अभी बताया है। ठीक है, जिसमें जो क्या है हमारे पास जो है हक होता है, हम कुछ भी चीज जो है फ्रीली कर सकते हैं। सेकेंड, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो देश है, उसमें जो भी चीज है हम जो है लागू करते हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से आजाद हैं। ठीक है, हमारे पास जो है पीएम भी है, प्रेसिडेंट भी है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। ठीक है, और इन सब ये सब जो है ये हमारे रूल्स को बनाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन से रूल्स बनेंगे, क्या होंगे। ठीक है, ये चीज जो है हमारे इसमें सोवरेन है, इसीलिए जो है हम इंडिपेंडेंट है, ये हमारे सोवरेन में आता है। सेकेंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का है टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स एंड विल अश्योर इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब ये सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट सोशल से ही समझ आता है, समाज। ठीक है, सामाजिक काम। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक सामाजिक। ठीक है, उसके सामाजिक में क्या हो गया हमारा, जैसे कि जो हमारे समाज यानी कि हमारे सोसाइटी के लिए जो कुछ काम होते हैं, ठीक है, वो करना, उनके वेलफेयर के लिए कुछ चीजें करना, वो हमारे किस में आते हैं, सोशलिस्ट में आते हैं। और इसमें इस चीज में हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी चीज है उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक के हाथ में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एक के हाथ में सारे पावर्स और सारी चीज हमने जो है दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से फिर कैपिटलिस्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कंट्री है वो कैपिटलिस्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया कैपिटलिस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। और यहाँ सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि इक्वली जो है चीजों को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर में आया देयर इज नो स्टेट रिलीजन in India. Every citizen is free to follow and practice their religion and his/her own choice. The state cannot discriminate among its citizens on the basis of religion. ठीक है, मतलब ये हुआ यहाँ पे सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा देश है, ठीक है, हमारा जो देश है वो किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करता है, वो किसी रिलीजन पे नहीं है, वो किसी रिलीजन का नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो विभिन्न मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार के धर्म से हैं, जो अलग अलग प्रकार के धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला गया है कि जो स्टेट है उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट यानी कि उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो है उन्हें भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टेट उनको डिस्क्रिमिनेट यानी कि उनके साथ कोई भेदभाव उनके धर्म के लिए नहीं कर सकता है, रिलीजन के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो ये है हमारे सॉरी नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। सेकंड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में इट मीन्स दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज vested in the hand of the people. All the citizens enjoy equal political right. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी लोग हैं उनके पास अधिकार है, उनके पास ये हक है, राइट है कि वो जो है वोट कर सके और अपने गवर्नमेंट जो है खुद चुन सके। ठीक है, ये इनके पास जो है राइट है, और इनके पास जो है खुद का इक्वल पॉलिटिकल राइट है कि भाई ये अपना वोट करे, और इनके पास ये भी ये चाहें तो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट को गद्दी पे बिठा भी सकते हैं और उनको गद्दी से उतार भी सकते हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक में आता है। सेकंड आएगा रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क बट अ प्रेसिडेंट who is indirectly elected by the people for a definite period. Means रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिपब्लिक का मतलब हुआ यहाँ पे गणतंत्र। ठीक है, गणराज्य, गणतंत्र आप जिसे कहें हिंदी में। ठीक है, हुआ इसका मतलब ये जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, ठीक है, वो चुना। तो अब ये कोई हेरिडेटरी मोनार्क तो है नहीं, मतलब ये कोई फिक्स तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट है तो अब उन्हीं के खानदान का जो है कोई जो है लोग आगे बनेंगे। ठीक है, ये कोई जो है वो तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा साउंड जो भी आ रहा हो। अब ये तो एनिमल्स है, हम भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ डेफिनाइट पीरियड। तो सॉरी, थोड़ा एनिमल के साउंड से अवॉइड करिएगा। तो हम क्या बोले थे, रिपब्लिक, ठीक है। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क बट अ प्रेसिडेंट हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ डेफिनाइट पीरियड। मतलब इसमें हमने ये जाने कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन अब ये हेरिडेटरी मोनार्क तो है नहीं भाई कि जो है प्रेसिडेंट बना है तो अब उसी के फैमिली से या उन्हीं के खानदान से जो है कोई आगे बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, पीपल द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें तो उसी को कहते हैं हम रिपब्लिक, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये किया हमने। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर, अच्छा इसी के अंदर एक और चीज है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, टू मेंटेन यूनिटी अमंग ऑल। जो हमारा सोसाइटी, हमारा जो स्टेट है उसके अंदर जो है, हमारे जो कंट्रीज के अंदर जो है यूनिटी यानी कि एकता बनाए रखना है, वो होता है इंटीग्रिटी, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ तक किया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हाँ, ये चीज कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ाने से पहले आप ये सब ले लीजिए, इसका एक पिक ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, जैसे सपोज करिए जो है आप जो है अपने संविधान में आप चाहते हैं कुछ चेंजेस लाना, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपने सोच लिया हमें चेंजेस लाना है तो हम चेंज कर देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो है हमें जो अलग अलग सदन से जो है, अलग अलग पार्लियामेंट के जो अलग अलग सदन है उससे हमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पार्लियामेंट के सदन से 2/3 की मेजोरिटी ले लिया। अब इसी के साथ उसने ये भी बोला है कि ये भाई इस रिजिड के साथ साथ ये जो है फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड है, ठीक है। आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए जो हमारे अलग अलग सदन है पार्लियामेंट के, ठीक है। उसके साथ इसने कह दिया कि भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि जो आप इसके अंदर देखेंगे कि जो आर्टिकल 368 जो है वो इसके तहत आप जो है ये बोलता है कि आपने इसके अंदर जो है चेंजेस ले आए, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर आप इस आर्टिकल 368 के दौरान बोला है कि फ्लेक्सिबल है, तो आप इसके अंदर जो है कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, आप चेंजेस ले आए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए कहला रहा है, ठीक है, कि आपने आर्टिकल 368 के द्वारा इसको जो है लागू कर दिया, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस ला दिए। सेकेंड पॉइंट है पैच वर्क बट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क, ठीक है। मतलब पैच वर्क बट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क। पैच वर्क का मतलब ये हुआ कि सब चीज मिक्स करना, ठीक है। जैसे जितने भी चीजें ना उसे एक तरह से मिक्स करना, एक साथ मतलब मिला देना, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सी चीजें बोरो की है, ठीक है। हमने जापान से, हमने यूएसए से हमने बोरो की है, चाइना से की है, जापान से की है, कनाडा से की है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्ट 1935 से भी हमने जो है बोरो किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज का जो है ये एक मिक्सचर है, ठीक है। ये सब हमने मिक्स किया है, इसके तहत हमने एक ब्यूटीफुली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ठीक है। इसी को कहते हैं पैच वर्क बट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर member of the council of minister. The council of minister is collectively responsible to the Lok
सभा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड ये भी बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट जो होता है, अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा हमारा जो ये बोल रहा है कि जो हमारा एक्चुअल यानी कि जो एक्चुअल अल्टीमेट पावर जो होता है वो किसके पास होता है, हमारा अल्टीमेट पावर जो होता है हमारा अल्टीमेट पावर जो होता है हमारा ये होता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही एक्चुअल पावर होता है। जो हमारा नॉमिनल हेड, जो स्टेट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब उसके पास पावर है बट वो नॉमिनल हेड है। बट जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है, हमारा पीएम के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। तो मतलब जो भी फैसला लेंगे या जो भी चीजें करना है वो उसका पावर किसके होता है कि हेड ऑफ द मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द मिनिस्टर क्या, पीएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और पीएम के द्वारा ही सारे जो होते हैं फैसले लिए जाते हैं। और यही होते हैं, इन्हीं को है ना हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए भी, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब आ जाइए, अच्छा यहाँ तक आप पहले ये पूरा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की फीचर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके आगे हुआ हमारा 7th हुआ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हुआ हमारा इसके अंदर दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज में बता दूं इसमें क्या होता है। तो हमारा जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ राइट्स दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके दौरान क्या होता है, इस राइट्स के दौरान हमारे पास पूरा अधिकार है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पूरा हक है, हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, जो कि जो आते हैं आर्टिकल 12 और 35 में। फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 एंड 35 में, ठीक है, ये आते हैं। और इसी के साथ आप देखिए ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है। लेकिन जो हमारे जैसे मान लीजिए कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज में हुआ कि आप जो है अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बाध्य नहीं होते, मतलब आपके पास कोई फोर्स नहीं है कि आपको वो करना ही करना है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको स्टेट और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अगर आपका कभी फंडामेंटल राइट्स जो है कभी भी जो है वॉयलेट होता है, ठीक है, कभी भी जो है मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ छेड़खानी होती है, तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जो है फाइल कर सकते हैं, ठीक है, रिट्स आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप, ये भी लिख लीजिए पहले। आर्टिकल 12 और 35 में आता है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिख लीजिए। ठीक है, जो हमने ये निकल लिया आर्टिकल 12 और 35 है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। और ये क्या है, पार्ट जो है 3 में आता है, पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 35। और ड्यूटीज जो है वो क्या है, ये आर्टिकल 51A में आता है, पार्ट जो है 4 है, और ये किससे लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, क्या फंडामेंटल राइट किससे लिया गया, कौन सा आर्टिकल आता है, देन ड्यूटीज कौन से आर्टिकल से लिया गया है, और कौन सा आर्टिकल से लिया गया, कौन से पार्ट में आता है, और किस कंट्री से जो है ये लिया गया है, ठीक है। ये कर लिया।
फंडामेंटल राइट्स का कि किसमें जो है क्या क्या आते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर इसके लिए आप बाध्य नहीं है कि इसको आपको जो है करना ही करना है। इसी के अंदर जो मैंने बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए आपका कोई वॉलेट मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वॉलेट हो रहे हैं या फिर जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का कुछ छेड़खानी हो रही है, ठीक है, आपको नहीं मिल रहे, तो आप इसके लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप रिट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट फाइल करते हैं तो वो किस में आता है, वो अंडर आर्टिकल 32 में आता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करना है तो आता है आर्टिकल 32 में। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट में करना है तो वो किस में आता है, आर्टिकल 226 में। अगर आपको हाई कोर्ट में रिट फाइल करना है तो आता है आर्टिकल 226 में, ये भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लिया गया है और ये आर्टिकल 36 में आता है। ये आयरलैंड से लिया गया है और ये किस में आता है, आर्टिकल 36 में आता है और 51 में आता है, ठीक है। अब इसमें ये तो बता दिया भाई हमें कि जो है इसके अंदर डीपीएसपी में क्या होता है, ये हमें बता दिया कि आयरलैंड से लिया गया आर्टिकल 36 में और 51 में आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये किस लिए काम करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है वो हमारे इकोनॉमिक और सोशल जो है डेमोक्रेसी है उसके लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है। मतलब लोगों को जो है सोशल डेमोक्रेसी मिले, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले, उनके वेलफेयर के लिए जो है डीपीएसपी जो है हमारा वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद क्या आता है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप आता है। अब जो है सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब होता है एक नागरिकता, अब हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही नागरिकता हो, मतलब आप स्टेट में जो है आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक ही नागरिकता प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक इंसान को एक ही नागरिकता मिलता है ना, तो इसी को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। और ये किससे लिया गया है, ये यूके से लिया गया है, ठीक है, ये यूके से लिया गया। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप सभी को पता होगा, इसका मतलब है कि 18 या फिर और 18 प्लस के पास जो है वोट का अधिकार, ठीक है। 18 या 18 से ऊपर के पास जो है वोट, 18 साल की उम्र से ही आपको जो है वोट का अधिकार मिल जाता है। आप अपने चॉइस से आप किसी भी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, उन्हें वोट कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में, तो पहले जो होता था 21 ईयर में होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये किसमें होता है, 18 साल से ऊपर किसमें होता है, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब हुआ कि अलग कानून, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास जो है ना क्या होगा कि राइट है कि ये अपना जो भी कानून ये लोग बनाएंगे, जो भी करेंगे, ये अपना इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। इसमें ना तो लेजिस्लेचर हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह का उसमें रोक टोक कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूटिव कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब कोई नहीं करेगा। ये अपना लोग खुद ही बनाएंगे, लोगों के हित के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा वो हमारा जुडिशरी लिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर आता है हमारा फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 के दौरान आता है। किसमें आता है, आर्टिकल 280 में आता है फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारे जो है फाइनेंस वगैरह को देखता है इंडिया में, मतलब सबके इक्वली फाइनेंशियल जो भी हमारे काम होते हैं इंडिया में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में, या मतलब जो भी वेलफेयर के लिए जितना क्या खर्चा होगा, कहाँ कितना पैसे इन्वेस्ट करने, कहाँ देना है, किसे क्या करना है,
गवर्नमेंट की जो भी आते हैं उनके, ठीक है, पैसे वो किस वेलफेयर में कितना जाएगा, वो सब हमारा कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन जो है उसको हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ तक पहले आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ तक कर लिया कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पर सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एंड आर्टिकल, ये फाइनेंस कमीशन पे थे ना हम लोग, ठीक है, ये आर्टिकल 280 में आता है। मैंने बता दिया था कि यानी कि जो स्टेट में कोई भी फाइनेंशियली कोई भी चीज अगर है, कोई काम है, जैसे कि हमें कोई हमने कुछ टेक किया, टैक्स लिया या ग्रांट किया टैक्स को, तो जो वो हमने किया, ठीक है, तो उसको जो स्टेट में, ठीक है, हमारे स्टेट में कहते हैं हमारे कंट्री में, इसको अच्छे से जो है डिवीजन करना है उसका स्टेट को, फिर उसके अलग स्टेट को ऐसे जितने स्टेट्स उसमें डिवाइड करना है, जो भी हमारा टैक्स और ग्रांट आता है, ठीक है, तो वो चीज हमारा कौन संभालता है, वो हमारा फाइनेंशियल जो है कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारा इस चीज को संभालता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविजन पे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, अब ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये किस में आया था, ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन आया था हमारा, ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये ना दो टाइप के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन जो है दो टाइप में, मतलब एक तो इमरजेंसी प्रोविजन है जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में था। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 का है। ठीक है, और दूसरा जब बोलते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी है तो उस टाइम पे जो है हमारा मतलब इमरजेंसी लगा हुआ है, तो उस टाइम पे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमसे छीन लिए जाते हैं, तो वो वाला जो होता है वो किसमें होता है, वो हमने कहाँ से लिया हुआ, वो जर्मनी से लिया हुआ है। ठीक है, वो जर्मनी में आता है, वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और ये जिसकी बात मैं कर रही हूँ इमरजेंसी प्रोविजन, ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 का है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास तीन तरह के जो है इमरजेंसी हैं, वो तीन तरह के इमरजेंसी कौन कौन से मैं आपको बता दूं। डस्टर, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे, या नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप के हमारे जो है वो है इमरजेंसी हैं। कौन कौन से हैं, पहला है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। तीसरा है फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। जो ये नेशनल इमरजेंसी है ये कब हुआ था, ये किस में आता है, ये आर्टिकल 352 में आता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ये किस में आता है, आर्टिकल 356 में, ठीक है। और जो फाइनेंस है ये आता है आर्टिकल 360 में, ठीक है। ये सब जो है, जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वो आर्टिकल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमारा आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। ये हमारे तीन टाइप के जो है इमरजेंसी होते हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लो। इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, विच इज अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट to improve the condition of the weaker section of a society by providing reservation in the legislature and government job, जो कि हमारे किसमें आता है, आर्टिकल 15 and 16 में आता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब हुआ पॉजिटिव एक्शन, ठीक है, कुछ भी चीज पॉजिटिव करना, दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव काम करना। सेमली क्या कि जो कुछ भी चीज जो है काम हमारे वीकर सेक्शन के लिए अच्छी चीज स्कीम निकालना, उनके लिए काम करना, ठीक है, उनको जॉब देना, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये तभी होगा जब वो हमारा जो रिजर्वेशन देंगे लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब्स में,
ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में लेजिस्लेचर में इनको रिजर्वेशन देंगे तभी जो है पॉजिटिव एक्शन कहलाएगा, अफर्मेटिव एक्शन कहलाएगा। और ये किस में आता है, आर्टिकल 15 एंड 16 में आता है। ठीक है, देन अनदर फीचर इज इंडिपेंडेंट एजेंसीज। ठीक है, अलग फीचर क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट एजेंसीज। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एजेंसी में फर्स्ट क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सेकंड इंडिपेंडेंट एजेंसीज कौन से हैं, फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में आता है। सेकंड कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग कहते हैं, वो आर्टिकल 148 में आता है। थर्ड है यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में आता है। ठीक है, जो ये हमारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इलेक्शन कमीशन जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट वगैरह करवाता है, इसमें भी कोई जो है इनको कुछ नहीं कर सकता, ये अपना जो भी करेंगे ये अपने हिसाब से करेंगे, इसमें कोई जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेम कैग में भी है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जो है ऑडिट वगैरह जो हमारे गवर्नमेंट के ऑडिट वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट्स को संभालना, तो उनके काम करते हैं कंप्यूटर में कुछ जो ऑडिट्स वगैरह करवाने हैं तो वो यही देखते हैं। ठीक है, यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह होते हैं कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो वो सब कंडक्ट कराने का काम इनका होता है, इसमें भी कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से अपना जो भी रूल्स बनाएंगे और ये करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए इंडिपेंडेंट एजेंसीज। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्या है, ये हमारे सारे क्या है, सीलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे क्या हुए, सीलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो हमारे फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सीलेंट फीचर है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है, आई होप आप सबको समझ आएगा। ठीक है, समझ आया है। और अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। और आप कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसी तरह मैं और भी वीडियोज डालती रहूंगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, इस तभी आपके पास, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।